मैं सिर्फ इतना ही बोल पाऊंगा कि आज भी हम बड़े अनफॉर्चुनेट हैं कि स्कूल लेवल पे बहुत कम स्कूल, वो भी प्राइवेट स्कूल्स में स्कल्पचर थोड़ा बहुत टीच करते हैं, बट गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उसके अंदर आज भी +1 +2 के अंदर स्कल्पचर डिपार्टमेंट या स्कल्पचर सब्जेक्ट टीच ही नहीं किया जाता। तो एक हमारा जो मेन डोमेन जो सर कहना चाहते हैं स्टिल लाइफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज जो सामने कॉमन है वो 6 डिपार्टमेंट्स में कॉमन है, और दूसरा डिपार्टमेंट जो प्रैक्टिकली की बात कर रहे हैं उसमें सब्जेक्टिव जो भी आप डिपार्टमेंट चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट रहेगा। करेक्ट सर? फाइन आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब तक आपके अंदर गहराई ना हो, जब तक आप बहुत क्लियर ना हो कि मुझे फाइन आर्ट में ही अपना करियर बनाना है, तब तक फाइन आर्ट को चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी डिग्री है कि इसके करने के बाद आप क्लर्क नहीं बन सकते, इसके करने के बाद आप कुछ और जॉब को नहीं कर सकते और करने के लायक भी नहीं बचते। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वाति। आज हम एजुकेशन आफ्टर 12th के पेज पे वीडियोस में आज और बहुत एक्साइटिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, और हमारे साथ बैठे हुए हैं कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल सर। मैं वेलकम करती हूं हमारे पेज पे, और हमारा इतना सौभाग्य रहा कि सर से मिलना हुआ और सर ने हमारे लिए और हमारे जुड़े हुए दोस्तों और स्टूडेंट्स के लिए टाइम देके कुछ एजुकेशन की बहुत जानकारी हमें जानने को मिलेगी। वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि कॉलेज ऑफ आर्ट के एंट्रेंस या परीक्षा किस तरह से हमें तैयारी करनी है, सर हमें उसके बारे में ज्ञान देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप अपने बारे में बताइए, अपने नाम के बारे में, और कुछ जो आपने बड़ी मेहनत से जो आपने ओहदा यहाँ तक पाया, कुछ हमें वो इन्फॉर्मेशन दीजिए सर। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर संजीव कुमार है और मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में HOD स्कल्पचर और प्रिंसिपल दोनों ही जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये भी बता सकता हूँ कि मैं जब एज ए स्टूडेंट आया तो मैं इसी कॉलेज में स्टूडेंट भी रहा 90 से लेकर 96 तक। मैंने BFA यहीं से किया, मास्टर डिग्री यहीं से किया, एंड उसके बाद जब मैंने दोनों डिग्री की तो डिग्री के पहले की कहानी थोड़ा सा मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, मैं सुनना चाहूंगी, और थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूंगी, थोड़ा सा लाउड अगर हम बोलेंगे तो और अच्छे सुन पाएंगे जी। तो जैसे कि जब मैं 90s की बात करता हूँ तो तब तक आर्ट जो है बहुत आज की जैसे फ्लोरिश नहीं थी, लोग एज ए करियर चुनते नहीं थे, या फैमिली में भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती। हालांकि मेरे पिताजी टीचर थे, रादर मैं बोलूँगा मेरी फैमिली में 90% लोग टीचर थे, बट फाइन आर्ट का कोई दूर दूर तक एज ए करियर चुनने के लिए कोई चॉइस नहीं था। एंड मैं मेरी फैमिली में पहला व्यक्ति था जिसने फाइन आर्ट को अपना करियर चुनने का एक साहस या दुस्साहस जो भी आप बोलिए किया उस टाइम पे। एंड जब मैं एंट्रेंस टेस्ट दिया +2 के बाद और मुझे मौका मिला इस कॉलेज में काम करने के लिए या पढ़ने के लिए, जो भी आप बोलिए, और जब मैं कॉलेज में एंटर किया तो मेरे टाइम पे बहुत सीनियर प्रोफेसर जिनका बहुत नाम था आर्ट फील्ड में, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला, और आर्ट की जो बारीकियां, स्पेसिफिकली जो स्कल्पचर की बारीकियां हैं, उनको समझने का मौका मिला। और उस 6 साल की जर्नी के अंदर आर्ट को कैसे देखना है पहले तो ये समझ में आया, क्योंकि किसी भी आर्ट को करने के लिए उसको देखना आना सबसे पहला रिक्वायरमेंट रहता है। उसमें बहुत सारी बारीकियां हमारे गुरुजनों ने बताया कि किसी भी स्कल्पचर को अगर देखना है तो उसके टेक्निक्स के अंदर जाना पड़ेगा, उसके मीडियम के अंदर आपको जाना पड़ेगा, देन उसके थीम के अंदर आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपको इस एक आर्ट को होने या समझने की कोशिश की जा सकती है। सर आपने जैसे मुझे बताया आपने BFA किया, और आपने जो BFA किया वो किस सन में किया सर बेसिकली, और BFA आपने इसी कॉलेज से किया, आप ये कह रही हैं बेसिकली? जी, मैंने अपनी BFA को कंप्लीट किया था 94 में, और इसी कॉलेज से किया जैसे मैंने बताया। उसके बाद मैंने 96 में मेरे मास्टर डिग्री को भी कंप्लीट किया यहीं से, इसी कॉलेज से। अच्छा। फिर आपने सर जैसे उसके बाद हमारा BFA के बाद MFA रहा, उसके बाद PhD भी रहा, या उसके बाद आपने जॉब या स्ट्रगल को स्टार्ट किया सर? उसके बाद जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हुई, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी फैमिली में फाइन आर्ट को जानने वाले या करने वाले दूर दूर तक भी नहीं थे, और उतना ज्यादा सपोर्ट मिलता भी नहीं था। तो अपनी जिद को पूरा करने के लिए अपने आप को प्रूफ करने का चैलेंज सबसे पहले था। तो शुरुआत की जॉब की तो पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आपने नाम सुना होगा, बहुत
फेमस संस्था है एपीजे। अच्छा। तो एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। वहाँ पे मैं लेक्चरर था सेरेमिक्स डिजाइन। डिपार्टमेंट में? हाँ जी, अच्छा अच्छा। सेरेमिक्स डिजाइन में पढ़ाता था वहाँ पे। और वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, लाइक अगर मैं ठीक से डेट याद है तो 19 अगस्त 96 में। एंड देन उसके बाद 2000 तक मैं, फरवरी 2000 तक वहाँ पे रहा। अच्छा अच्छा। उसके बाद विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला। अच्छा। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में मैं टीचर था पहले। ओके। लेकिन वहाँ मैं सिर्फ 1 ही साल रहा। उसके बाद यूपीएससी से सिलेक्शन हुआ मेरा, आई थिंक जुलाई 2001 में। मैं चंडीगढ़ चला गया और चंडीगढ़ में मैं स्कल्पचर डिपार्टमेंट में एज ए फैकल्टी काम वहाँ किया। पे काम किया। 22 साल में वहाँ पे रहा। अच्छा अच्छा। सो सर, जैसे आज की डेट में, आज के दौर में हमने, हमारे स्टूडेंट्स हैं, आफ्टर द बीएफए या एमएफए करने के बाद उनको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उस समय भी ये चलन रहता होगा, या एंट्रेंस टेस्ट जी कैसे जी रहता था जी उस समय? एंट्रेंस टेस्ट रहता था जैसे आज की रहते हैं। वैसे ही था ऑलमोस्ट। पैटर्न्स डेफिनेटली थोड़ा बहुत बदलाव गवर्नमेंट करते रहती है, उसके प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंजेस रहे। फर्क रहती है, लेकिन टेस्ट तो था। टेस्ट था। हाँ जी। सो अभी अगर सर मैं बात करूं, उस आपने फिर चंडीगढ़ जाने के बाद वहां पर आपने कितने टाइम आपने वहां पे सर्विस करी, मैंने बच्चों को पढ़ाया? तकरीबन 22 साल वहां पढ़ाया हाँ आपने? जी हाँ जी। तो फिर वहां पढ़ाने के बाद आपका यहाँ कॉलेज ऑफ आर्ट में कैसे आना हुआ उस जर्नी के बाद, या बीच में भी आपने कुछ और चेंजेस किए? नहीं, मैंने चेंज नहीं किया। मेरी देखिए लाइफ में जब मैंने स्टार्ट किया 2000 में, मैं गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली में टीचर था। फिर यूपीएससी से पोस्ट निकली, मैं चंडीगढ़ में सिलेक्ट हो गया और मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया एज ए फैकल्टी। वहाँ पे 20-22 साल, जैसे मैंने बताया कि मैंने स्कल्पचर को पढ़ाया। उसके बाद वापस यूपीएससी में पोस्ट निकली इस कॉलेज के लिए। अच्छा अच्छा। और मैंने अप्लाई किया और मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी बोली कि वो सिलेक्शन मुझे मिला और मैं आज आपके बीच में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और सर। कोशिश कर रहा हूँ कि कॉलेज जो जिस जमाने में हम पढ़ते थे उस टाइम पे शायद हम कॉलेज को ले जा पाए। अब आप बोल सकते हैं कि 24 से आप 96 में जाने की बात कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं। एक्चुअली मेरा ये मानना है, क्योंकि हमने वो टाइम को जिया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो कॉलेज का शायद पीक टाइम था। अच्छा। कॉलेज का जो मैक्सिमम नाम हुआ या जो मैक्सिमम रेपुटेशन कॉलेज ने गेन किया अप टू 96। उसके बाद स्लाइटली डिक्लाइन हुआ, क्योंकि वो जो गुरुजन थे, इतने बड़े बड़े नाम कॉलेज के साथ एसोसिएटेड थे, वो सब रिटायर हो गए। एंड जब धीरे धीरे जब वो रिटायर होते चले गए तो स्लाइटली एक डिक्लाइन हुआ, उसके रेपुटेशन में भी थोड़ा सा फर्क पड़ा। अच्छा। है ना। तो अब हमारी कोशिश है कि हम उस नाम को वापस अचीव कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड मेरे टाइम में और आज के टाइम में कॉलेज में बड़ा फर्क हो गया। हम टोटल मिला के 400 स्टूडेंट थे, आज कॉलेज के अंदर 1600 स्टूडेंट हैं। तब सिर्फ 3 स्पेशलाइजेशन थी, आज 6 स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। सो ये आपकी जर्नी रही कॉलेज ऑफ आर्ट तक की, जो आपने स्ट्रगल स्टडी किया, उसके बाद यहाँ पर आया सर। जी। सो बहुत अच्छे से हमें सर के बारे में पता चला कि सर ने कहाँ से स्टडी करी। सर आपने जैसे बताया, सर ने बीएफए यहाँ से करी, एमएफए के बाद सर ने अपनी आगे की फर्दर जॉब वगैरह करने के बाद देन कॉलेज ऑफ आर्ट में सर ने पढ़ाया। सर कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाते हुए, बच्चों को शिक्षा देते हुए कितना समय बीत गया यहाँ पर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 22 साल चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में हुआ और 3 साल यहाँ पे हो गया। अच्छा अच्छा। सो अब यहाँ पर आप स्कल्पचर डिपार्टमेंट को देखते हैं एज वेल एज द सारे डिपार्टमेंट्स को हैंड ओवर करते हैं? जी, एज ए प्रिंसिपल पूरे कॉलेज को देखता हैं। हाँ बिल्कुल। और बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन मैं मेरे स्कल्पचर डिपार्टमेंट का एचओडी हूँ, तो उसको भी देखता हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छे बारे में हमें पता चला सर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी करते हैं कि सर अब जैसे आपने बताया डिपार्टमेंट ऑफ द स्कल्पचर, स्कल्पचर के बारे में कुछ समझाइए। जो बच्चे आफ्टर 12th के बाद भटक रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमें स्कल्पचर में जाने के लिए क्या तैयारी करनी है, कब से करनी है, क्या ये 10th से 11th से कोई प्रिपरेशन होती है, इसके बारे में बताइए सर। इस बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोल पाऊंगा कि आज भी हम बड़े अनफॉर्चुनेट हैं कि स्कूल लेवल पे बहुत कम स्कूल, वो भी प्राइवेट स्कूल्स में स्कल्पचर थोड़ा बहुत टीच करते हैं, बट गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उसके अंदर आज भी +1 +2 के अंदर स्कल्पचर डिपार्टमेंट या स्कल्पचर सब्जेक्ट टीच ही नहीं किया जाता है। तो जनरली जो स्कूल लेवल पे टीचिंग हो रही है या होती है, वो ड्राइंग एंड पेंटिंग को लेकर ही ज्यादा है। ठीक है। तो ये एक वजह भी है कि अप टू +1 +2 बच्चे को स्कल्पचर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है। तो अगर आप ट्रेंड भी देखेंगे तो स्कल्पचर में वही बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं, या तो किसी के फैमिली में कोई स्कल्पचर पढ़ा हुआ होगा, या किसी के लाइक जैसे मेरा कोई नेबर है, उसने स्कल्पचर से कहीं से पढ़ाई किया होगा, तो उसके थ्रू उसको नॉलेज मिल रहा, तो वो आ रहा है।
बट डायरेक्ट स्कूल से जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो मैक्सिमम अप्लाई करते हैं पेंटिंग या अप्लाइड के लिए, करेक्ट। जी। सो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ भी ज्यादा है सर उसमें, और अगर कहीं ना कहीं का स्कोप भी अगर बात करें तो स्कल्पचर और अप्लाइड या पेंटिंग के स्कोप को लेके क्या कहा देखिए, जा सकता मैंने है सर? जब हमारी इनफॉर्मल बात कल हो रही थी तभी भी बताया था कि डिग्री की वैल्यू बराबर है, चाहे वो अप्लाइड में आप बीएफए करिए, चाहे या आप फिर आप पेंटिंग में पेंटिंग करिए में या करिए, स्कल्पचर में करिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उतने ही है। इक्वल है। बट बिकॉज स्कल्पचर एक टफ मीडियम है, वेरी नाइस। उसके अंदर जो जितने भी माध्यम में आप काम करते हैं वो सारे माध्यम एक जिसको हार्ड वर्क या लेबर की रिक्वायरमेंट रखते हैं या उम्मीद करते हैं एक कैंडिडेट के साथ। बट आजकल की जनरेशन जो मैं फील कर रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, स्लाइटली मेहनत से बचती है, यू नो। और जब वो मेहनत से बचती है तो वो कोशिश करते हैं कि मुझे पेंटिंग में मिल जाए या मुझे अप्लाइड में मिल जाए, और वहाँ सीट भी ज्यादा है, सीट भी ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है। अगर मैं कॉलेज ऑफ आर्ट की बात करूँ तो मेरे पास स्कल्पचर में सिर्फ 15 सीटें हैं, बट वहीं अगर मैं पेंटिंग या अप्लाइड की बात करूँ तो वहाँ पे 80 आई थिंक, एंड पेंटिंग में 40 सीटें हैं अगर मुझे ठीक से याद है तो नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होने की वजह से भी बच्चों को लगता है कि मेरे चांसेस वहाँ पे ज्यादा है, ठीक है ना। बट जहां तक आपका क्वेश्चन था कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू सबकी बराबर है, सबकी वैल्यू इक्वल है, क्योंकि दे आर कंप्लीट द बीएफए इन द स्पेशलाइजेशन इन स्कल्पचर या अप्लाइड या पेंटिंग। जी, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी इक्वल इक्वल फॉर्म है, में निकल रही है, क्योंकि जहाँ अप्लाइड का बच्चा क्वालिफाइड है वहीं स्कल्पचर का बच्चा भी क्वालिफाइड है। स्कल्पचर से भी बच्चा करने के बाद टीचर बन सकता है और अप्लाइड से करने के बाद भी टीचर बन सकता है। सो अगर मैं बात करूं सर, स्कल्पचर्स में हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और हमारे पास ये स्टोन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीतल है, मटेरियल्स हैं। सो इन सभी जानकारी बच्चे को पहले से पता होनी चाहिए, या थोड़ी बहुत भी अगर उसे ज्ञानता है तो वो अप्लाई कर सकता है? नहीं, बच्चे को जानकारी हो ही नहीं सकती, मैं वही बता रहा हूँ ना कि स्कूल लेवल पे जब आप एलिमेंट्री लेवल पे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस ही नहीं करते हैं तो उसको जानकारी कैसे होगी? तो फिर जो सर एंट्रेंस बेस में हम जो मांग रहे हैं वो क्या मांग रहे हैं? हम सिर्फ क्ले मॉडलिंग उससे मांगते हैं, बच्चे को क्ले में आके हम उसको एक सब्जेक्ट देते हैं, उस सब्जेक्ट को उसने क्रिएट करना होता है क्ले के अंदर। अच्छा। और जैसे मैंने बताया कि वो क्ले के अंदर भी वो बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जो प्राइवेट स्कूल से आ रहे हैं, बिकॉज किसी प्राइवेट स्कूल में उन्होंने स्कल्पचर को रखा हुआ है, तो वो जानते हैं। बाकी जो बच्चे हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता, या जिनको पता है तो उनका कोई ना कोई नॉन उस फील्ड से को जानते हुए होता है। अच्छा। मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है फ्रेश की जिसने +2 की और सीधा स्कल्पचर में आ जाए, नहीं आ सकता, बिना जानकारी के नहीं आ सकता। उसको जानकारी किसी भी कॉलेज से स्कल्पचर से जुड़े हुए बच्चे के थ्रू ही मिलेगी। ओके। सो इसमें सर दूसरा पैटर्न हमें जितना हमें ज्ञान हुआ है कि एक तो शायद स्कल्पचर रहता है, दूसरा डिपार्टमेंट एंट्रेंस का क्या रहता है सर? एक 50% सीयूईटी चल रहा है जिसमें सीयूईटी बेस्ड देन प्रैक्टिकल में क्या क्या डिपार्टमेंट्स है? एक आपने हमें बताया कि स्कल्पचर के बारे में टेस्ट लिया जाएगा, दूसरा? देखिए, मैं स्कल्पचर के नहीं बता रहा हूँ, मेरे कॉलेज की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 6 स्पेशलाइजेशन है, लाइक अप्लाइड आर्ट है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, प्रिंट मेकिंग है, आर्ट हिस्ट्री एंड विजुअल कम्युनिकेशन। जी, 6 डिपार्टमेंट हैं, 6 के 6 डिपार्टमेंट के 6 अलग टेस्ट हैं। जी। एक टेस्ट कॉमन है जिसको आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग बोलते हैं, आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं, देन आपको उसको ड्रॉ करना होता है जी, पेंसिल से उसको शेड करना होता है। दूसरा जो सब्जेक्ट है या जो दूसरा पेपर है, रादर मैं सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा, वो बड़ा सब्जेक्टिव है। अगर वही बच्चा स्कल्पचर में आ रहा है तो उसको क्ले में बनाना पड़ेगा, वही बच्चा अगर पेंटिंग में जा रहा है तो सेम सब्जेक्ट को पेंट करेगा, अगर वो अप्लाइड में जा रहा है तो उसको इलस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट का जो सेकंड पेपर है वो सब्जेक्टिव है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। करेक्ट है। सो एक हमारा जो मेन डोमेन जो सर कहना चाहते हैं, स्टिल लाइफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज जो सामने कॉमन है, वो 6 डिपार्टमेंट्स में कॉमन है। और दूसरा डिपार्टमेंट जो प्रैक्टिकली की बात कर रहे हैं उसमें सब्जेक्टिव जो भी आप डिपार्टमेंट चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट रहेगा, करेक्ट सर? सो इसमें सर इसका कोई टाइम ड्यूरेशन भी रहता है, या इसके बारे में क्या रहता है? टाइम ड्यूरेशन रहता है, जो दोनों ही पेपर का जो टाइम है वो 1.5 घंटा रहता है। अच्छा जी। सो ये जो सिलेक्शन है 50% थ्योरिकल एंड 50% प्रैक्टिकल, और इसके अलावा 12th की परसेंटेज इन सभी कैलकुलेशन के बाद आता है? जब से सीयूटी आया 12th की परसेंटेज अब कोई मैटर करती नहीं। अच्छा। बिकॉज बच्चा अपनी मेरिट लेके आ रहा है सीयूटी के थ्रू। ओके। और सीयूटी सब जगह लागू नहीं है, सीयूटी सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऊपर लागू है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो बाय डिफॉल्ट वो हमारे ऊपर भी लागू हुई है, ठीक है। सीयूटी के जो स्कोर वो करेगा उसमें जो कॉम्बिनेशन बच्चे को आर्ट कॉलेज में आने के लिए चाहिए, जो लैंग्वेज उसने पढ़ी होगी वो एक लैंग्वेज वो चूज करेगा, प्लस साथ में एक जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा। हमने जनरल अवेयरनेस इसलिए रखा कि
हम उसको टाइप नहीं करना चाहते, हम उसको बांधना नहीं चाहते कि सिर्फ फाइन आर्ट जिस बच्चे ने पढ़ा वही है। अच्छा। जिसने केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी लेकिन अगर उसको फाइन आर्ट में आना है तो वो भी आ पाए। तो इसलिए हमने जो दूसरा टेस्ट रखा हुआ है वो जनरल अवेयरनेस का रखा है कि किसी भी स्ट्रीम का बच्चा उस कॉम्बिनेशन को चूज करके आर्ट कॉलेज के लिए तैयारी कर सकता अच्छा है। अच्छा। अब वो जो मेरिट वहां से लेके आ रहा है उस मेरिट का 50% और जो टेस्ट में उसको मार्क्स मिलेंगे उसका 50% मिला के उसकी जो मेरिट है वो तैयार तैयार होती हो है। रही है। और देन उसके बाद अगर वो मेरिट में है तो उसका एडमिशन ऑफर हो जाती है। ओके। जी। सो जैसे सर हमें आपने अभी बताया कि इस तरह से बच्चों का एंट्रेंस तैयारी, ये आपके हिसाब से सर आपने जब स्टडी करी, जब इन कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे थे, ये हमारे आने वाले यूथ हैं, तो उनके लिए आपको क्या लगता है कितने टाइम पहले या 11-12 से उसको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए मेरा अपना ये मानना है कि अगर बच्चा क्लियर है कि उसको फाइन आर्ट में ही आना है तो जब वो 10th में होता है 10th ऑनवर्ड्स उसको तैयारी अपना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा। लेकिन कुछ जैसे मैंने बताया कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तानी मैकेनिज्म ऐसा है कि फादर की उम्मीदें बड़ी होती है कि इंजीनियर बन जाए या ये डॉक्टर बन जाए, लेकिन बच्चा चाहता है कि मुझे तो आर्ट या फाइन आर्ट को परस्यू करना है, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। हाँ जी। तो मजबूरी में वो जो फैमिली प्रेशर के चलते गलत स्ट्रीम वो बच्चा चूज कर लेता है। तो उसने कॉमर्स चूज कर लिया या तो साइंस चूज कर लिया और उसको +2 तक तो जाना ही पड़ेगा। तो उस तरह के बच्चों को भी मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसको चांस लेना है फाइन आर्ट में आने के लिए तो साइड बाय साइड उसको भी एटलीस्ट +1 से स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं मेरे कॉलेज की बात करूं तो मेरे पास टेंटेटिवली तकरीबन 200 सीट है। उसके लिए पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ 6001 एप्लीकेशन थी जी। तो सोचिए कितना बड़ा कंपटीशन है। उस कंपटीशन से अगर उसको आना है तो उसको इतना रिफाइन होना पड़ेगा कि वो 6000 बच्चों में से फर्स्ट 200 में वो आ पाए। अच्छा जी। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट +1 से शुरू कर देना चाहिए बच्चे को तैयारी। सर इसमें जैसे आपने बताया बच्चे तैयारी करते हैं तो इस तैयारी के लिए बच्चे जो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं या सेल्फ स्टडी है या किसी गाइडलाइन की तरह फॉलो करे, कैसे आपको क्या लगता है बच्चों को कैसे करना चाहिए? मतलब किसी मेंटोर के साथ ही वो करे बेसिकली? देखिए जनरली तो मुझे लगता है कि जो स्कूल में ड्राइंग टीचर्स हैं अगर वो ठीक से रोल प्ले कर रहे हैं तो उसके जरूरत नहीं है। उनके गाइडेंस में जो है बच्चा ठीक से काम कर पाता है या आगे बढ़ पाता है। और अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली बहुत सारे आज के टाइम पे देखेंगे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोलते हो, अकेडमीज आप उनका नाम दे सकते हैं या प्राइवेट कोई जैसे लाइक हमारे बहुत सारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर में लाइक कोचिंग्स दे रहे हैं करेक्ट। तो उस तरह से अगर लेता है तो बच्चा ले ही रहा है। हाँ, लेता है ना। तो अगर उसको प्रॉपरली वो गाइडलाइंस ट्रेन होके आए तो उसकी जो फर्दर प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएगी। तो कंपटीशन थोड़ा सा उसको जो झेलना पड़ा थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, आप ये कहना चाहते हैं? अदरवाइज उसको बहुत प्रेशर मिलेगा। सो इसकी सर जब वो वन टाइम अटेम्प्ट नहीं कर पाया, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट भी बच्चा करता है, सो इसकी कोई एज लिमिट भी है? नहीं, मेरे यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब बीएफए के लिए हमने कोई एज लिमिट नहीं रखी हुई है। और ऐसे बच्चे बहुत सारे आते हैं जो हमारे पास 5-6 अटेम्प्ट के बाद भी आते हैं। ठीक है ना। ऐसे भी बच्चे मेरे पास है जिन्होंने अपनी एमए की डिग्री कंप्लीट कर ली एंड देन वो बीएफए के लिए आए। तो दैट मीन्स एज बात तो कोई है ही नहीं। अगर आपको अपने जुनून को परस्यू करना है तो फिर आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा और अपने लक को बार-बार वेट करना पड़ेगा। जी। कि मेरा लक मेरे साथ फेवर करे। जी। सो एक और सवाल सर बहुत ही कॉमन है लोगों के दिमाग में, ये मिथ कह सकती हूँ या कहानी कह सकती हूँ, जो फिक्स है कि वो कहते हैं आर्ट में कुछ नहीं है, या वो जब ड्राइंग कर रहा हो तो पेरेंट कहता है बस ड्राइंग करता रहेगा, कुछ पढ़ने को नहीं है। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस आर्ट को डिफाइन करते हुए, नॉट फॉर द स्कल्पचर, कंप्लीट फ्रॉम द सब्जेक्ट? मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हिंदुस्तान जो है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर शायद मुझे या एज ए एकेडमिशियन मुझे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, बट हिंदुस्तान के जो माइंड सेट है वो भेड़ चाल में बिलीव करते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा कि 80s में या 80s से लेके 90s तक एक ट्रेंड था कि हर माँ बाप चाहता था कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। और हिंदुस्तान में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए कि आप एक दिल्ली में भी देखोगे या दिल्ली जैसे किसी स्टेट में देखोगे तो 50 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए। अल्टीमेटली वो इंजीनियरिंग करने के बाद सेल्समैन का काम कर रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ उस इंजीनियरिंग करने का? अगर उस बच्चे को उसके अपने, मैं बोलता हूँ अपने जुनून के साथ जाने का शायद मौका मिलता तो वो ठीक ढंग से अपनी लाइफ को शायद सेटल कर पाता। फाइन आर्ट्स हमेशा से एक थोड़ा सा उसके साथ दोयामी एक व्यवहार होते रहा है। आप
स्टार्ट करेगा राजे महाराजाओं के टाइम से भी, तो घराने होते थे, वही एक घर आर्ट में काम कर रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम कर रहा है। मीन्स अगर उसको मैं आज एक बात में सम अप करने की कोशिश करूँ तो आर्ट को पनपने के लिए एक राजे की जरूरत पड़ती थी। ठीक, आज भी स्थिति मोरोवर एक जैसे ही है। आज भी जब तक अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे तो कोई हिंदुस्तानी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चा फाइन आर्ट करे। उनको आज भी ये लगता है कि फाइन आर्ट में कोई भविष्य नहीं, और जबकि सच्चाई उसकी जस्ट उल्टा है। जस्ट उल्टा है बिकॉज फाइन आर्ट इतना डीप सब्जेक्ट है कि अगर आप मैं जो ड्रेस पहन रहा हूँ, इस ड्रेस को डिजाइन होने के लिए भी एक आर्टिस्ट की जरूरत है। जो पैटर्न है वो किसी आर्टिस्ट का बनाया हुआ है, किसी साइंटिस्ट का बनाया हुआ नहीं है, या किसी डॉक्टर का बनाया हुआ नहीं है। इवन मुझे मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे फाइन आर्ट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो सब्जेक्ट बहुत डीप है, बट क्योंकि हमारी नॉलेज बहुत कम है उसके बारे में, तो वो मिथ जो है आज भी मिथ ही बना हुआ है। सो हमारी सिर्फ इस शिक्षा से आज सर के साथ वार्तालाप करने का सिर्फ यही परिचय था कि लोगों को सही दिशा, सही ज्ञान दिया जाए कि फाइन आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स में जो लोग मिथ बना के बार बार यही बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, और वो शायद चलते चलते अपना रास्ता पलट देते हैं, और उस रास्ते तक भी कई बार सर उस अचीवमेंट पे भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जाना तो यहाँ था और चले वो कहीं और दिशा में गए। सो वो दोनों नाव में अटक जाते हैं। बिल्कुल सर, अक्सर ऐसा होता है। फिर वो वापस इस उम्र के दौर पे फिर वापस यहाँ पर आके मिलते हैं, जैसे आपने बताया एमए के बाद भी कई बार स्टूडेंट्स आते हैं क्योंकि रास्ता भटक चुके होते हैं। करेक्ट। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जब आप इतना घूम के आते हो बहुत लेट हो चुके होते हो। क्योंकि देखिए एक कच्ची मिट्टी को रूप देना थोड़ा आसान है। जब वो मिट्टी सूख जाती है तो उसको जब आप रूप देते हो, चटकती है, टूटती है, उसको उतना इजी नहीं होता शेप में डालना। तो जब वो बहुत सारी डिग्री करके बच्चा आ रहा होता है तो वो इतना ऑलरेडी डिमोरलाइज्ड होता है, डिसहार्टन होता है, डिप्रेस होता है कि शायद उसको जो लेना चाहिए था या वो जो बन सकता था अगर वो फ्रेश आता तक शायद नहीं पहुंच पाता। बट स्टिल वो अपने उस सपने को या उस जोश को जीने के लिए आया होता है, बस कि मुझे करना है। जी। सो चलिए, ये तो सर काफी अच्छी हमें आपने बातें बताई और समझ में भी आई होंगी शायद काफी हद तक लोगों को। अब मुझे सर ये थोड़ा सा ये जानना है स्कल्पचर्स के बारे में कि हमारा जो प्रोडक्ट इन्वेंट हो रहा है वो कॉलेज से सीख रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षित टीचर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उसका आगे का रास्ता क्या है सर? वो क्या स्कल्पचर उसको कैसे आगे, प्रोडक्टिविटी को कैसे आगे लेकर जा रहा है सर? देखिए, उसके बहुत सारे तरीके हैं। लाइक अगर सिर्फ उसको एज ए स्कल्पटर ही काम करना है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन इसलिए हैं कि एज एन आर्टिस्ट वो अपने आप को रख सकता है लोगों के सामने, और उसके लिए उसको स्कल्पचर्स बना के लोगों के बीच में एज ए जिसको होता है ना एग्जीबिशन, बहुत सारे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, एंड उस एग्जीबिशन के थ्रू वो अपने काम को सेल आउट करे। एंड साथ के साथ ही वो एज ए फ्रीलांसर वो बहुत सारे कमर्शियल वर्क करे, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टैचूज आपको दिखते हैं। अगर सर मैं बात करूं, अयोध्या मंदिर श्री राम मोदी जी ने बनवाया और बहुत सुंदर मूर्ति श्री राम की देखने को मिली और कलाकार का खूब नाम रहा। करेक्ट। एंड आप उस कलाकार की हिस्ट्री में जाओगे तो उसकी 6 पीढ़ी पीछे तक सिर्फ स्कल्पचर ही कर रहे हैं और ट्रेडिशनल स्कल्पचर। बहुत खूबसूरत स्कल्पचर बनाया श्री राम का सर, आपने देखा हो तो वही मैं बता रहा हूँ कि उस तरह से आप अपनी लाइफ को अगर लीड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रदर्शनियों के माध्यम से, कमीशन वर्क के माध्यम से भी आप अपने आप की जिंदगी को चला पाते हैं। उसके अलावा स्कल्पचर एक ऐसा विधा है या एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत सारी एलाइड ब्रांचेस को खोलता है। मैं 2-4 आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा कि सेरेमिक्स डिजाइन या सेरेमिक्स की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो सैनिटरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारे घर में क्रोकरी से लेके बिजली के जो इक्विपमेंट्स आप देखते हैं उसमें अंदर सेरेमिक्स के बहुत सारे पार्ट्स यूज होते हैं। तो सेरेमिक्स मेरे स्कल्पचर का एक वन ऑफ द मीडियम है। तो मेरा स्कल्पचर का अगर बच्चा उस विधा को जानता है, उस मीडियम को अच्छे से पहचानता है, तो उसको सेरेमिक्स इंडस्ट्री में भी काम है। सेम बच्चा अगर चाहता है तो वो फर्नीचर इंडस्ट्री में वो एस्टेब्लिश हो पाता है। फुटवेयर इंडस्ट्री में मेरे बहुत सारे बच्चे जाते हैं जो फुटवेयर डिजाइन कर रहे हैं। फुटवेयर डिजाइन जी। तो इस तरह से बहुत सारी अलाइड ब्रांचेस हैं जो, जैसे लाइक अगर आप आज की डेट में मूवीज अगर आप देखते हैं, जनरली हम सभी देखते हैं, उसकी जितने भी सेट डिजाइनिंग आप देख रहे हैं वो सारे जो बच्चे हैं हमारे कहीं ना कहीं स्कल्पचर ब्रांच के बच्चे होते हैं। जो सेटअप पूरा सेटअप क्रिएट करते हैं। तो काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। स्कल्पचर एक ऐसा डिपार्टमेंट है
जो बहुत सारी विधाओं को आगे खोलता है। ओके। तो उसमें आपको अपने इंटरेस्ट को, अपने जिसको बोलते हैं ना टेस्ट को भी समझना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और मैं क्या करना चाहता हूँ। जी। सो इसमें सर जो मीडियम्स है वो आपको क्या लगता है कि कितने तरीके के मीडियम्स लोग जो सीखते हैं या लोगों को जो पसंद आते हैं, कितने टाइप ऑफ मीडियम्स, कैसे आपने सेरेमिक बताया, और कितने टाइप्स देखिए बहुत स्कल्पचर में तो मीडियम की कमी नहीं है। अच्छा। क्ले से स्टार्ट करिए, स्टोन पे आइए, मेटल में आइए, सेरेमिक्स में आ जाइए, न्यू मीडिया, डिजिटल आर्ट, दुनिया भर के मीडियम है। जो आप सोचेंगे वो मीडियम वहाँ पे अवेलेबल है। ओके। सो सर जैसे स्कल्पचर डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी होता है, आजकल थोड़ा डिजिटल एआई आ चुका है। जी जी जी। तो आपको इस कॉलेज के अंदर या बाहर ऐसा कुछ देखने को मिला कि हाँ हमें डिजिटल, हमारे स्कल्पचर आर्टिस्ट को सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे बना है? पहले तो सर पेपर पे लेआउट लिया होगा, देन थोड़ा डिजिटली कॉन्सेप्ट्स के लिए शायद जरूरत पड़ सकती है सर। वो पूरा का पूरा 3D प्रिंटर से कार्व आउट होके बना है, एंड देन उसकी कास्टिंग हुई। तो आज की डेट में जो स्कल्पचर में बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है डिजिटल माध्यम से। सो वो उसको होना चाहिए, वो आउटसोर्स से या अपने ज्ञानता में बढ़ा के चले। आपको सोचना है, उसके बिना आप जा नहीं सकते। अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो नई टेक्निक्स के साथ आपको जाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो वो आपका जो अचीवमेंट ऑफ लेवल है वो उस गोल की तरफ और आगे बढ़ सकता है, कह सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी हो तो एज वेल एज गुड रहेगा सर उसको। करिकुलम का हिस्सा है। करिकुलम का हिस्सा, ओके ओके। करिकुलम का हिस्सा है। उस बच्चे को आना है तो उसको 3D सॉफ्टवेयर सीखने ही पड़ेंगे। 3D सॉफ्टवेयर। सो ये मुझे सर काफी हद तक चीजें क्लियर हुई हैं स्कल्पचर्स के बारे में। जो मेरी साइड से अगर आपको कुछ लग रहा है कि मेरे बच्चों को कुछ और ज्ञानता के बारे में पता होना चाहिए, आप मुझे बताइए ताकि मैं कुछ। देखिए मेरा सिर्फ सबसे पहले तो यही कि बच्चे को पहले तो क्लियर होना चाहिए कि मुझे फाइन आर्ट करना है, क्योंकि फाइन आर्ट एक ऐसी विधा है जो क्विक नहीं है। आप ऐसे नहीं कुछ भी पा सकते हैं। जी। आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ना, त्याग करना पड़ता है। एंड जब तक आप साधना नहीं करेंगे, जब तक आप उसको अच्छे से डीपली समझेंगे नहीं, उसकी एस्थेटिक सेंस को समझेंगे नहीं, आपकी एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में मोर देन आज की डेट में 1000 कॉलेज होंगे। इतने सारे बच्चे वहां से निकल के आ रहे हैं। कितने बच्चे आपको दिखते हैं फील्ड के अंदर? क्योंकि हम सिर्फ उसको डिग्री के जैसे डिग्री कर रहे हैं जी। और ये एक फर्क है कि जब आप उसको डिग्री के जैसे सिर्फ डिग्री करेंगे तो आपको कोई बहुत अच्छा मुकाम दिलाएगा नहीं। सर एक और सवाल मैं आपको रोक के पूछना चाहूंगी कि जो मेरे दिमाग में आया, कई स्टूडेंट्स सर कॉलेज ऑफ आर्ट में या चंडीगढ़ में जे कॉलेज में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं जहाँ से कॉलेज बने, बच्चे करते हैं, एंट्रेंस देते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स सर ऐसे हैं जो क्लियर नहीं कर पाते एंट्रेंस को और फिर भी वो आर्ट को कर रहे हैं, और वो शायद मैं कह सकती हूँ सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं या अनदर ब्रांचेस से कर रहे हैं। सो आपके हिसाब से क्या है कि उन बच्चों के लिए भी आगे यहाँ से या किसी माध्यम से, किसी फेमस प्लेस से उसको डिग्री क्लियर करनी है तभी वो अचीव करेगा, या अगर उसका स्किल पावर है तब भी वो अचीव कर सकता है? देखिए दो चीजें फिर आपको समझनी पड़ेगी कि डिग्री क्यों चाहिए मेरे को। डिग्री क्यों चाहिए? पहली बात, डिग्री चाहिए मीन्स मेरे को नौकरी लेना है जी। अगर मुझे नौकरी नहीं लेना तो डिग्री की जरूरत नहीं है जी। फॉर एग्जाम्पल आप अगर राजस्थान के मूर्ति मोहल्ला में जाते हैं, जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई डिग्री करने वाला बच्चा भी उतनी अच्छी कार्विंग कर सकता है। सेम वे जिस स्कल्पटर ने राम जी का स्टैचू बनाया, वो ट्रेंड स्कल्पटर है, पढ़ा लिखा बंदा, MSU से पढ़ा है, लेकिन उसके 4 फादर्स जो 7 पीढ़ी 6 पीढ़ी पहले तो किसी कॉलेज में नहीं पढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हुए आ रहे हैं। अच्छा। तो वो क्राफ्ट अगर आपके पास है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अगर आप उसके बदले में चाहते हैं कि मुझे जॉब मिले, मैं किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी इंडस्ट्री में जाके एज ए मैनेजर काम करूं, तब आपको एक ओहदा चाहिए, तो आपको फिर डिग्री करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए और सिर्फ एज ए आर्टिस्ट आपको काम करना है, तो मुझे नहीं लगता कोई डिग्री की किसी को भी रिक्वायरमेंट। तो फिर स्किल की जरूरत है, और स्किल आप किसी से भी सीख सकते हैं। लाइक आपके घराना है, आपके घर में कोई अगर काम कर रहा है, आपके दादाजी मान लो स्कल्पटर है, आप उनके साथ रह के काम करिए जी, आप सीख जाएंगे। सो मुझे काफी हद तक सब चीजें क्लियर हुई है, और अगर आप जो मुझे साइड से कुछ रह गया तो आप बताइए सर। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था लास्ट में कि फाइन आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब तक आपके अंदर गहराई ना हो, जब तक आप बहुत क्लियर ना हो कि मुझे फाइन आर्ट में ही अपना करियर बनाना है, तब तक फाइन आर्ट को चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी डिग्री है कि इसके करने के बाद आप क्लर्क नहीं बन सकते, इसके करने के बाद आप कुछ और जॉब को नहीं कर सकते और करने के लायक भी नहीं बचते हैं। मेंटली आप इतने ट्विस्ट हो चुके होते हैं। तो अगर आपके अंदर थोड़ी भी क्लैरिटी की कमी है तो उस क्लैरिटी को पहले लेके आइए और वो जुनून अपने अंदर पैदा करिए कि मुझे अब अपने आप को एज ए आर्टिस्ट, एज ए डिजाइनर इंडस्ट्री में सेट करना ही है। और वो जुनून अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको ये डिग्री करने के बाद कोई बहुत अच्छा मुकाम
मिलेगा या मिल सकता है, उसमें मेरा हमेशा डाउट रहता है। तो एक ऑनेस्ट लगन प्रीव्यू अपने लिए जरूर ढूंढिए, अपने अंदर खोजिए कि क्या सच में अपने फाइन आर्ट को परस्यू करना है, या जस्ट मेरा कोई बड़ा ब्रदर, मेरा अंकल या मेरा पड़ोसी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा क्योंकि ये चमक तो बहुत है इस फील्ड के अंदर, जी वो अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन उस अट्रैक्शन के साथ उतना डेप्थ नहीं अगर है तो आपकी स्टेब्लिशमेंट में तो क्वेश्चन आएगा। जी जी जी। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में है सर कि ये तो थी थोड़ी बैचलर्स के बारे में बातचीत, मास्टर्स अगर किसी को करना है तो मास्टर्स के लिए भी ऐसी कुछ एंट्रेंस टेस्ट रहता है? सेम प्रोसेस है। सेम हाँ प्रोसेस जी, है। उसको सीयूटी पहले क्लियर करना पड़ेगा, अच्छा देन उसको फिर एंट्रेंस देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर वो मेरिट में आता है तो एडमिशन मिलेगा। ओके ओके सेम प्रोसेस बट मास्टर्स दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि बैचलर में आप सारे एलिमेंट्री सब्जेक्ट समझते हैं, सारे मीडियम्स की प्रॉपर्टीज, टेक्निक समझते हैं, और मास्टर डिग्री में आप चूज करते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा आप अपना सब्जेक्ट ही हाँ, चूज कर लेते हैं। वहाँ पे आपको स्पून फीडिंग नहीं है। ओके बैचलर में हम स्पून फीडिंग करते हैं, बेटा जी। ये भी खा ले, हाँ जी, ये भी हाँ टेस्ट कर जी, ले, ये भी हाँ टेस्ट जी, कर ले, हाँ एंड जी। देन आप डिसाइड कर ले कि अभी तुम्हारे लिए क्या ठीक है। हम्म। मास्टर डिग्री में ऐसा नहीं, मास्टर डिग्री में ऑलरेडी डिसाइडेड है कि मुझे ये ही करना है। अच्छा जी ओके सो इसकी पोर्टफोलियोज और सारी चीजें बच्चों को दिखानी पड़ती होंगी सर। हाँ, पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा उसको, मतलब जो भी उसने काम किया या जो कर, इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बैचलर करने के 2 साल 3 साल इवन 4 साल वेट करके फिर आते हैं। उनको लगता है कि हम थोड़े से, हमारी मैच्योरिटी में कमी है, हमें और प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, तो 2-3 साल के बाद भी बच्चे आते हैं। इसमें सर प्रोडक्टिविटी के लिए जैसे आपने बताया ये एग्जीबिशंस, बच्चे अपने वर्क को एग्जीबिशन में लगाए, किसी संस्था या किसी के साथ टीचर्स डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, यही आपने समझाया आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द स्कल्पचर डिपार्टमेंट ऑफ द बीएफए। सभी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, खाली स्कल्पचर की बात नहीं कर रहा हूँ। इवन पेंटिंग वाले के लिए, सब के लिए, बच्चे के लिए भी सेम का बात है। अगर उसको मान लो टीचर बनना है, वही मैं बोल रहा हूँ कि क्लैरिटी चाहिए कि आपको बनना क्या है और उस गोल के लिए हमें उसी पथ पे चलना है। अगर सपोज मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है, तो मेरा जो अचीवमेंट है ड्यूरिंग द टीचिंग अलग तरह का होगा, माइंडसेट मुझे अलग तरह का रखना है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे टीचर बनना है, तो वहाँ पे एक अलग तरह का मटेरियल मुझे बनना पड़ेगा, लेकिन मुझे इंडस्ट्री में एज ए सेरेमिक डिजाइनर जाना है, तो मुझे डिजाइन को पहले समझना पड़ेगा, मार्केट में लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों का टेस्ट क्या है, किस तरह की लोग प्रोडक्ट को अपने घर में लगाना पसंद करेंगे, वो समझना पड़ेगा। तो दोनों के अंदर चेंज बहुत है। जैसे मैं अगर अपनी ही एग्जांपल दूं, तो मुझे डे फर्स्ट से क्लियर था कि मुझे टीचर बनना है जी। तो अब टीचर बनना है और फाइन आर्ट का टीचर बनना है, तो इंडस्ट्री की तरफ कभी सोचा ही नहीं है। अच्छा, तो दोनों में बड़ा फर्क है। आप जो आप किताब में पढ़ रहे हैं और जो इंडस्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच जी, जी, क्योंकि वहां पे आपको पूरा का पूरा क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना है। ओके ठीक है। सो मुझे सर से सीख के और आज मिल के और हमें बहुत सी बातें सर के साथ जान के बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉलेज के लिए बहुत इससे अच्छे बेहतरीन प्रिंसिपल सर हमें नहीं मिल सकते। जिसे कहते हैं ना कि एक किंगडम के लिए राजा अच्छी होगी तो प्रजा को समझ सकती है, और प्रजा को सभी डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे सर ने संभाला हुआ है, और आगे भी इस संस्था के लिए बेस्ट टीचर्स और इससे सर काम करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सर अपने बच्चों को बहुत अच्छा करवा रहे हैं, और मुझे जितनी अच्छी शिक्षा ने दी है तो अपने स्टूडेंट्स को डेफिनेटली दे रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच सर कि मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला और हमारे स्टूडेंट्स को जानकारी मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी।